नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। और मंथन में आज हम बात करेंगे घोषणाओं की, उन घोषणाओं की जो चुनाव से पहले होती हैं। कई राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भी जितने राजनीतिक दल हैं, सब मिलकर घोषणाएं करते हुए नजर आते हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हैं, साथ ही साथ घोषणाएं होती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 से 30 नवंबर के बीच हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि सभी 5 राज्यों के लिए वोटों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। यह महत्वपूर्ण चुनाव 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और मिजोरम के बारे में कोई भी इतना ज्यादा जानता नहीं है, इसलिए वहां के बारे में अगर घोषणाओं की बात करें तो वहां घोषणाओं की तुलना करें अगर बाकी राज्यों से तो थोड़ी कम होती नजर आती है। लेकिन आज अगर हम बात करने वाले हैं मंथन में तो वो बात है घोषणाओं की, और घोषणाओं से मतदाता के मन पर क्या असर पड़ता है, किस तरीके से राजनीतिक दल अपनी घोषणा पत्र तैयार करते हैं या फिर घोषणाएं तैयार करते हैं, उनका बेस क्या होता है, क्या वो पहले के रिपोर्ट कार्ड तैयार करके उसके बाद नई घोषणाएं लाते हैं। जिन घोषणाओं को वो सामने नहीं ला पाए, उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, वापस उनको लाने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ संशोधन कर ये सब कुछ आज जानेंगे हम मंथन में। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आनंद जैन जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ डॉक्टर आलोक सोती जी जो कि समाज सेवी हैं, और जुड़े हैं हमारे साथ राम जीवन जायसवाल जी जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी आलोक सोती जी आपके पास, आपसे जानना चाहती हूँ जिस तरीके से चुनाव करीब आ गए हैं और घोषणाएं लगातार हो रही हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं, जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है बड़े बड़े नेताओं द्वारा, और घोषणाओं की जो कह सकते हैं लहर है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है, चाहे वो घोषणा किसी भी तरीके की हो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है आपको इन घोषणाओं का मतदाताओं के मन पर कैसा असर पड़ता होगा और कितना असर पड़ता होगा? देखिए, इन घोषणाओं का बहुत असर पड़ता है। आप दिल्ली में देख सकती हैं। आम आदमी पार्टी पहली थी जिसने जो है जनता के दिल को समझा जी और उसने बिजली पानी को माफ करने के नाम पे जो भी घोषणाएं की, जी उसका नतीजा ये है कि वो दीवारा जो है अपना चुनाव जीत के आए हैं और बड़ी इतनी आपदा आने के बाद भी जो है वो अपना सुरक्षित बहुत ही प्रचंड मेजॉरिटी से बने हुए हैं। हाल में आप उदाहरण देख लीजिए हिमाचल प्रदेश का, जहां पे पुरानी पेंशन की बात कही थी, उसमें और बेरोजगारी भत्ते आदि की बात कही थी, उससे भी आपने देखा कि पंजाब वो हिमाचल में जो है कांग्रेस स्थापित थी। हालांकि जैसे स्थापित हुई उसके कुछ दिनों बाद जो है डीजल के दाम 3 रुपए अचानक बढ़ा दिए गए, वो अलग बात है। इसी तरह आप कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका में जो आपकी 5 बातें कही थी, घोषणा की गई थी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम ये देंगे, बसों में यात्रा फ्री है और काफी चीजें जो है। जी हाँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। तो वो जो चीजें हैं जो कर्नाटका में देखा उसका भी आपने रिजल्ट देखा। तो यहाँ पे मेरा कहने का मत हमेशा यही रहा है चुनाव आयोग से कि जो भी सरकारें जो हैं अपनी मैनिफेस्टो में जो भी योजनाएं जो लिखती हैं वो टैक्स पेयर के पैसे से देती हैं। बिल्कुल। अब आपको ये देखना है कि टैक्स पेयर का पैसा जो है विकास काम में लगना है कि आप उससे अपने जो है वोट खरीद रहे हैं। आपने बेरोजगारी के भत्ता दे रहे हैं और रोजगार कैसे लाएंगे ये आपको नहीं पता है। इसी तरह आपने देखा है कि दूसरी बात यह है कि इतनी ज्यादा आप जो है रेवड़ी बांट देते हैं कि बाद में वो पूरी नहीं कर पाते हैं। तो मेरी हमेशा चुनाव आयोग से यही विनती रही है, कम से कम मैनिफेस्टो को आप ले, उसमें जो फाइनेंशियली सिस्टम की योजनाएं बनाई जा रही हैं, कम से कम उनसे पूछ ले कि इसका बजट कहां से आएगा, क्या आप कोई नए टैक्स लगाएंगे, क्या आप कुछ नए लोन लेंगे जिसका कि असर जो है आम जनता पे पड़ेगा, विकास पे पड़ेगा, तो धन कहां से लाएंगे इन योजनाओं को पूरा करने के लिए। ये कोई भी हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो, जो भी आप काम कर रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे से कर रहे हैं। बिजली सड़क पानी कहां आप देंगे? आप देख लीजिए दिल्ली की हालत, देख लीजिए क्या हालत बना रखी है इस समय पॉल्यूशन में। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि कृत्रिम जो है बारिश कर पाए, जैसा हमने आपके साथ एक चर्चा में बात कही थी, वही
कल जो है बात चली है कि भाई ये कृत्रिम बारिश तो करा दीजिए। स्नेहा जी शायद आपको याद हो, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। आपसे 1 हफ्ते हाँ पहले ये बात कही थी। जी, तो AQI ये को सब लेकर। योजनाओं के जी, जी। हम्म। इन योजनाओं को जो सरकार को बेसिक है, मासेस के लिए जो उसको पैसा चाहिए जी। जनता को करने के लिए, आप इंडिविजुअल को देख के जो है कि हम स्कूटी दे देंगे, हम लैपटॉप दे देंगे, हम टीवी दे देंगे, ये आज की नहीं है। अगर आप साउथ में चले जाइए, जहां जयललिता जी थी, अम्मा जी थी, सबसे पहले उन्होंने जो है कलर टीवी जिस कलर चीज होती थी जी। झोपड़ियों में पहुंचाया। तो आप योजनाएं कैसे घोषित कर रहे हो, कैसे पहुंचा रहे हैं, इन सब बातों का जो है पूर्ण लेखा जोखा जो है बिल्कुल वो आपको पहले चुनाव आयोग में देना पड़ेगा। उसके बाद जो है इस योजना को लाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम पहुंचते हैं अब आनंद जैन जी आपके पास। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से घोषणाएं लगातार हो रही हैं, सभी राजनीतिक दल घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, मतदाता के मन में इन घोषणाओं का किस तरीके से असर पड़ता है और कैसा असर पड़ता है? देखिए, मतदाता जो भी होते हैं उनकी जी। एक अपनी व्यवस्था, अपनी जरूरत होती है। तो अगर उनके हित की कोई अगर बात करता है, वो जी। चाहे घोषणा, आप कुछ भी घोषणा बोले या वचन बोले या वादे बोले, जी। तो उसके मन में कुछ फर्क तो पड़ता है कि यार हमारी ये पार्टी अगर आती है और इसका अगर ये वादे हैं या वचन है, तो ये इसे पूरा करेंगे, ऐसा भरोसा जनता को रहता है। क्योंकि जी। बहुत सारी चीजें जनता की प्रशासन या शासन की मदद से ही पूर्ण होती है। हम्म। यानी कि हम कुल मिलाकर देखें तो देखने को ये आता है, आनंद जी, देखने को ये मिलता है जी। कि जैसी घोषणाएं होती हैं, अगर 200 यूनिट तक बिजली फ्री का वादा है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो है हम लोग टैक्स पे करते हैं। टैक्स की वजह से ही घोषणाओं का मुझे लगता है जो भी मैनिफेस्टो तय होता है वो टैक्स को देखते हुए तय होता है। फिर टैक्स बढ़ेगा तो आखिरकार इनडायरेक्टली अगर हम देखें लॉस तो जनता को ही हो रहा है, भले इधर घोषणाएं बढ़ती जा रही हैं और इधर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास एक मैनेजमेंट है, एक विजन है, एक सोच है, काम करने का तरीका है। हम उसी फंड मैनेजमेंट में, उसी फंड में, देखिए, एक दो तरह की व्यवस्था तो घर में भी होता है कि अगर हमारी कमाई 10,000 है तो 10,000 में हम कितना अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। और एक आदमी बोलता है कि 10,000 में हम सब लुटा देंगे और घर भी लूट जाता है, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो हमारे पास एक फंड मैनेजमेंट है, उस फंड मैनेजमेंट के तहत ही हम घोषणाएं कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास आधार है कि 50% जो कमीशन भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में है, अगर हमने उसको भी बचा लिया तो हम जनता को उस पैसे से राहत दे सकते हैं। ठीक है ठीक है। रामजीवन जायसवाल जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? रामजीवन जायसवाल जी। मैडम, मैडम इनको बोलिए थोड़ा जोर से बोले, क्योंकि भैया की भी आवाज आई नहीं थी पहले मेरे को। रामजीवन जायसवाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है ठीक है। मैं आलोक सोती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रामजीवन जायसवाल जी से हम बात नहीं हो पा रही है अभी, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रामजीवन जी, आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आलोक सोती जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आनंद जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास एक पूरी टीम है जो इसको ध्यान में रखती है और इसको लेकर काम करती है, क्या लगता है आपको वास्तव में ऐसी टीम की जरूरत? तो ठीक है, इन सब मैनिफेस्टो को तैयार करने में टीम की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार घोषणाएं सामने आती हैं, जैसे कि सिलेंडर सब्सिडी, सिलेंडर के लिए सब्सिडी है, बिजली फ्री, ये सारी चीजें जो आती हैं इनडायरेक्टली, आपको क्या लगता है कि जनता को लॉस होता है? कहीं एक तरफ घोषणाएं आगे बढ़ती जा रही है और पीछे से टैक्स जो है वो भी बढ़ता जाता है। जी हाँ स्नेहा जी, हाँ, पहले हम दो बातों को क्लियर करा दें कि पंजाब में भी यही बात जो है माननीय केजरीवाल साहब ने की थी कि हम जो है भ्रष्टाचार का 50% बचा लेंगे। और जैसे ही सरकार बनी, पहुंच गए सेंट्रल गवर्नमेंट में कि हमें 50-50 हजार करोड़ रुपए 3 साल के लिए दे दी जाए, ताकि मैंने जो योजनाएं की है, महिलाओं को जो पैसा बांटने की है, वो कर दे। अब आइए कर्नाटका में भी हम देख लेते हैं कांग्रेस का। वहां पे जो DK कुमार साहब ने साफ कह दिया कि अब कोई डेवलपमेंट
गवर्नमेंट की वो काम नहीं करेंगी। हम आपको 5 किलो जो चावल मिलता था राशन से वो भी नहीं दे पा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने जो है खाद की कर रखी थी। तो ये कोई भी सरकार हो, हम केवल कांग्रेस या आप पे या बीजेपी पे हम नहीं उंगली उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप जो है लो लुहावने जो है वादे कर लेते हैं, बाद में आप नहीं कर पाते। सबको मालूम है, हमको मालूम है स्नेहा जी, आपको भी मालूम है, लेकिन ये मजबूरी है जो हमारी आम जनता है, जो वोटर्स हैं, वो अभी भी जो है पॉलिटिकली उतने एजुकेट नहीं हुए हैं कि इन नेताओं की बातों में भुलावे में आ जाते हैं और अपना वोट कास्ट कर देते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग को एक थोड़ा सा और कड़ा रूप अपनाना चाहिए कि अगर ये हमारा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि अगर आप वायदा करते हैं उसकी वो समय सीमा देते हैं, अगर वो बात पूरा नहीं करते हैं तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए कि साहब आप इस वादे से आए थे, ये वादा नहीं कर पाए हैं। तो ही आने वाले समय में आप देख रहे हैं इस प्रकार के जो पंजाब में हुए, जो कर्नाटका में हुए हैं, जो आपके हिमाचल में हुए हैं, या जो होने वाले होंगे मध्य प्रदेश में, आप देख लीजिएगा, आप राजस्थान में देख लीजिएगा, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिएगा। तो ये जो वादे हो रहे हैं उनकी पूर्ति के लिए आपको तो मालूम है कि पिछले साल हमारे पास इतना रेवेन्यू आया था, हमारे पास इतना बजट है। अब उस बजट में आप जो वादे कर रहे हैं उस बजट को जोड़ लीजिए, उसको लीजिए। जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जितने 1000 करोड़ रुपए की डिफिसिट आ रही है, केवल आप ये हमको बता दें कि साहब ये हम जो है यहाँ से जो है टैक्स लगा देंगे, या हम यहाँ से ये काम कर लेंगे, या हम उधारी ले लेंगे, या हमारे पास कहीं से जो है छप्पड़ फाड़ के पैसा आ जाएगा और हम इन योजनाओं को जो है पूरा कर देंगे। तो ये जो चीजें हैं वो अभी भारतीय राजनीति में पूरी नहीं हुई है। एक समय में थोड़ा सा बाहर जब रहा तो मैंने देखा कि वहां सबसे पहले जनता यही पूछती थी, वहां भीड़ नहीं लगती थी, 5-10 लोग ही रहते थे, तो वहां पे वही पूछते थे कि जो आप वादे कर रहे हैं उसको कहां से, उस वादे को आप कैसे पूरा करेंगे। तो जिस दिन भारत में ये आवाज उठने लगेगी कि भाई साहब वायदा तो कर रहे हो, बजट कहां से लाओगे वो आप बता दें, बस जो है समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आऊंगी रामजीवन जायसवाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सुने जी। रामजीवन जायसवाल जी, हाँ, हम बात कर रहे हैं घोषणाओं की जो चुनाव से पहले होती हैं। जनसभाओं को संबोधित करते वक्त बड़े बड़े नेता जो हैं घोषणाएं करते हैं। बहुत सारी घोषणाएं अभी तक हो चुकी है अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिस तरीके से घोषणाएं हो रही हैं उसका मतदाता के मन पर क्या असर पड़ता है? घोषणाएं, पहली बात तो जो घोषणा करने वाली पार्टी है हमको सोच समझ के घोषणा करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए पहले से जी। तो जो घोषणा कर रहे हैं इस घोषणा को हम कहां से पूरा करेंगे। अभी आप पिछले 14 से देखते चले आ रहे हैं, माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी घोषणाएं की, तो घोषणा को उन्होंने संकल्प पत्र का रूप दिया। संकल्प पत्र का रूप इसलिए दिया कि मैं संकल्प लेता हूँ इस काम करूंगा, लेकिन करने के पहले उन्होंने बड़ा मंथन करके, बड़ा विचार करने के बाद चाहे जो घोषणाएं हो उन्होंने करी। आप सब्जेक्ट को डाइवर्ट मत कीजिए, आप शिवराज सिंह उसमें करीब 90% तक पूरा करके उन्होंने दिया। तो इस तरीके से जब घोषणाएं व्यक्ति करे, कोई भी पार्टी हो, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करो या पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी भी कोई घोषणा करे, कोई संकल्प ले, तो उसको पूरा करने के लिए उसको पूरी तरह मंथन कर ले, किस तरीके से कैसे हम बजट की व्यवस्था करेंगे और कैसे इनको हम पूरा करेंगे। और जब इस पर आदमी खड़े उतरता है, कोई भी पार्टी हो, मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू जो देख रहे हैं बराबर 14 थे, चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, और लगातार 24 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में बनने जा रही है, तो रोक नहीं सकती, क्योंकि अपने संकल्प पत्र के जरिए जो संकल्प कर उनको पूरा करने का पूरी करते हैं। आज जो चाहे विश्व पटल पे हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल पर हो, आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था भारत की आज 5वें पावदान पर है देश में, विश्व में, और यही 17वें पावदान पे हुआ करती थी। आज की तारीख ब्रिटेन वगैरह को हम पीछे छोड़ के चले आ रहे हैं। माननीय मोदी जी ने आज ये भी कहा है कि अगर अगली बार की सरकार हम बनाते हैं तो इस अर्थव्यवस्था को हम 3रे पावदान पर लाने का काम करेंगे। पार्टी का गुणगान सुनने के लिए हम लोग थोड़ी बैठे हैं। के साथ जब कोई घोषणा की जाती है तो इसके लिए आप भाषण दीजिए, पब्लिक में भी आती है और विश्वास भी जनता करती है। ऐसा बोल भी नहीं। ठीक है आनंद जैन जी, आप कुछ कह रहे थे? मैडम देखिए, ये सब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, हम अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ना अभी मेन सब्जेक्ट क्या है आपका? आपका सब्जेक्ट है कि अगर कोई भी पार्टी घोषणा करती है इस मध्य प्रदेश में, इसको कैसे पूरा करेगी, ये उसका आधार है।
देखिए, मैं मध्य प्रदेश नहीं, मैं सभी राज्यों की बात कर रही हूँ कि अगर जैसे अभी तो अच्छा। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव, मैं सभी राज्यों की यहाँ पे बात कर रही हूँ, सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर मैं फोकस नहीं हूँ। और रामजीवन जायसवाल जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। रामजीवन जायसवाल जी, एक और सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से पार्टी घोषणाएं करती रहती हैं, जैसा आलोक सुद्दी जी ने कहा कि बजट है, जिस तरीके से बजट बनाती होगी, मैनिफेस्टो जब जारी होता है तो बजट के हिसाब से ही होता होगा, तो उनका जो बजट होता है वो चुनाव आयोग को देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग तक प्रॉपर बजट पहुंच गया तो सारी चीजें क्लियर होंगी और घोषणाएं जो होंगी वो पूरी होती भी नजर आएंगी। क्या कहेंगे आप इस पे? मैं इससे भी सहमत है, हम सहमत हैं। पार्टी घोषणा करें उस पर संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को, और आयोग को पूछना चाहिए कि आप घोषणा कर रहे हैं इनको कैसे पूरा करेंगे, क्या दोषी रहे, इससे भी हम भी सहमत हैं। तो इसकी जांच परख होनी चाहिए पूरी तरीके से। जो आज जैसी घोषणा करके चला जाता है, घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं पिछली बार मध्य प्रदेश में जिन्होंने कांग्रेस ने किया, और जब गए तो उसके बाद कितना कर्जा माफ किया, क्या स्थिति रही। तो पहले तो ये लोग घोषणा कर देते हैं लंबी लंबी, लेकिन जब बजट का मामला आता है तो ये मुकर जाते हैं और उसमें मिनमाइज करते हैं। दिक्कतें ये होती है जनता की नजरों में, फिर जो है इनकी घोषणाएं सब फेल हो जाती हैं। ये सिस्टम रहता है। तो घोषणा करते समय जनता को भी मैं तो संज्ञान करके पार्टी से कि आप जो घोषणा करने कर रहे हैं इसका बजट कहाँ से लाएंगे, कैसे इसको पूरा करेंगे, और विधिवत ये रखना चाहिए पार्टी को जनता के समक्ष चुनाव का। ठीक है आनंद जैन जी, मैं वापस आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ जिस तरीके से आलोक सुद्दी जी ने कहा, और ये एक तरीके से माना जाए तो एकदम क्लियरेंस वाली चीजें हैं, साफ एक तरीके से कहे तो शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा जनता के सामने, सभी के सामने, जब चुनाव आयोग तक बजट पहुंचेगा, घोषणाओं का किस तरीके से घोषणाओं को कंप्लीट किया जाएगा, उस पे कैसे खरी उतरेगी पार्टी। अगर ये चुनाव आयोग तक पहुंच जाता है तो घोषणाएं होंगी, पार्टी के वादे भी पूरे होंगे, सारी चीजें एकदम क्लियर नजर आएंगी। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए मैडम, ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान से देश चलता है, या जो भी तय करती है जनता करती है। अगर कोई भी पार्टी घोषणा करती है तो उसकी विश्वसनीयता, उसके वादा, उसका वचन, उसका संकल्प, वो उसकी जवाबदारी होती है। अगर वो नहीं करती है तो दूसरी बार सरकार से बाहर हो जाती है। तो इसमें चुनाव आयोग का रूल सिर्फ इतना है कि वो चुनाव कराते हैं, बाकी बजट की डिटेल उनको देना मेरे ख्याल से प्रजातांत्रिक देश में न तो संभव है और न होना चाहिए। आज अगर हम कांग्रेस पार्टी से कोई वचन देते हैं या कोई वादा करते हैं तो ये हमारी जवाबदारी है, और अगर हम नहीं करेंगे तो सरकार से जनता हमको बाहर कर देगी। तो ये प्रजातांत्रिक देश की व्यवस्था है, इसमें कोई इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए चुनाव आयोग का। ये तो अब ये हुआ कि एग्जाम देने के पहले मेरे को पेपर ही लीक कर दे, सब डिटेल ही बता दे, तो फिर वो निष्पक्षता कहाँ रहेगी। ये तो आपकी पार्टी का नेतृत्व कितना क्लियर है देश की जनता को लेके, उस पे बात होनी चाहिए। आप तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ठीक है आलोक सुद्दी जी, आप कुछ कह रहे थे, वैसे मैं जवाब चाहूंगी जी। हाँ बोलिए। इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, मुझे धारा एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, उसके अंदर ये फाइनेंशियली प्रोविजन है। मैं इस बार जब चुनाव आयोग घोषणा कर रहा था तो मैं बड़ी तन्मयता से सोच रहा था कि इस बात तो ये कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठ चुकी है। आप जो है झूठे वायदे नहीं कर सकते, जनता के साथ 5 साल छलावा नहीं कर सकते, इसीलिए इसको डर्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है। आम जनता पढ़ लिख गई है, समझदार हो गई है, लोग चुनाव आयोग के वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने लगी है, समझने लगी है। संभवतः धारा 8 या 9 के अंदर आप देखिएगा फाइनेंशियली की बात आ रही है, जैन साहब आप देख लीजिएगा। पूरे देश में चुनाव आयोग कहाँ निष्पक्षता से काम कर रहा है, वो तो सत्ता के साथ जाता है, सत्ता के साथ जाता है। सोच है, जो चाहते हैं वो चुनाव आयोग आपकी सोच है। हमें उसकी निष्पक्षता पे, जनता को निष्पक्षता पे पूर्ण विश्वास है। हमारा ये कहना है कि जो भी इसके अंदर धाराएं हैं, इसके अंदर जो फाइनेंशियल की धाराएं हैं, उसको क्यों नहीं ध्यान से दे रहा है। इस बात को करना चाहिए। हमें किसी कांग्रेस से नहीं मतलब है, हमें ना बीजेपी से मतलब है, ना हमें आम पार्टी से मतलब है। हमको एक अच्छी सरकार चाहिए जो अपने चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं है, तो कैसी बात कर रहे हैं? पर हमारी डिटेल उनको कैसे देंगे? आपकी अपनी सोच है सर, आप पॉलिटिकल पार्टी, आप सोच नहीं है, हार जाते हैं, खराब हो जाती है, रोज सब चीजें देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में आनंद जैन जी, आलोक सुद्दी जी, आप बात उठा देते हैं। आलोक सुद्दी जी, आनंद जैन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव आयोग
पार्शलिटी कर रहा है, कैसे आपके पास क्या, किस तरीके से आप कह सकते हैं, ये थोड़ा मुझे बताइए। देखिए, मैं इंदौर में रहता हूँ। इंदौर विधानसभा 1 से लेके 5 तक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, लिफाफे बांट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कम 150 से ज्यादा कंप्लेन हमने की है। उसके बाद अभी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने नामांकन पत्र में जो जानकारियां छुपाई, उसको संज्ञान को लेके हम दिल्ली चुनाव आयोग कमिश्नर के पास भी हमारी कंप्लेंट गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और ऐसा पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। तो आप बताइए कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कहाँ कर रहा है? अगर हमने कोई कंप्लेंट की तो संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आनंद जी, अगर ऐसी बात है, देखिए चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इन सब पे सवालिया निशान ऐसा खड़े हो रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग पे भी आपने सवाल खड़ा कर दिया, जैसा आपने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए सुनिए, ऐसा है, ये तिलमिलाए हुए लोग हैं, इनकी समझ में ऐसे नहीं आएगा। ये क्या करते हैं, जब चुनाव हार जाते हैं तो फंडा फोड़ते हैं कहाँ, ईवीएम पर। ईवीएम हैक कर गई, ये किया वो किया, चुनाव आयोग ने आचार संहिता का ऑनलाइन मैडम हमने कंप्लेंट की, क्या उस पर कार्रवाई करी चुनाव आयोग ने? मध्य प्रदेश की 20 कंप्लेंट हमारी पार्टी की तरफ से इंदौर से हुई है। आप पूछिए इनसे, संज्ञान लीजिए कि उनने कार्रवाई की क्या? चुनाव आयोग में कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी जानकारी छुपाई, उनका फॉर्म निरस्त हुआ क्या? तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन आनंद जी, इस तरीके से चुनाव आयोग पे सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट कई बीजेपी वालों ने भी की है कांग्रेस के ऊपर। अगर हम यहाँ भोपाल की बात करें तो कंप्लेंट फर्जी है, पार्शलिटी कर रही है। नहीं, चुनाव आयोग पार्शलिटी से काम कर रही है। जो चीजों पे त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, उस पे चुनाव आयोग संज्ञान ही नहीं लेगा जब तक चुनाव खत्म हो जाएंगे। तो चुनाव आयोग कुछ भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। आनंद जी, ऐसी बातें मत करिए कि चुनाव आयोग मायने नहीं रखता है, ये गलत है। देखिए मैडम, नहीं रखता है क्योंकि निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे लिए कोई, अगर वो कुछ भी एक्शन लेता है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों को अगर कुछ कहते तो यहाँ पर हो जाता, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बात सवाल खड़े कर दिया आपने। आलोक सूती जी, आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल लगाएंगे हम, क्योंकि हमने तो कैलाश वर्गीय साहब ने कोई इंफॉर्मेशन आनंद जी, आलोक सूती जी को सुन लेते हैं, कुछ कह रहे हैं वो जी। देखिए, अगर कैलाश वर्गीय साहब ने कोई सूचना छुपाई है तो आप चिंता ना कीजिए। अगर वो जीत जाते हैं तो आप हाईकोर्ट में चले जाइए, वहां अपील कर दीजिए। वहां पे जब तक चुनाव खत्म हो जाते हैं, कोर्ट का डिसीजन 5 साल में आता है। अरे, आप जीतने के बाद जो है हाईकोर्ट जा सकते हैं, आपके साथ जो दरवाजे खुले हुए हैं। अब ये ना कहिएगा कि कानून भी जो है वो भी जो है, देखिए आलोक जी, ज्ञान की बातें, किताबों की बातें, व्यवहारिक तौर पे दुनिया अलग है और जो ये चुनाव हो रहे हैं वो अलग चल रहे हैं। वहाँ पे जाइए, व्यवहारिक में तो हमें मालूम है कि हिंदुस्तान में कितना आइडियलिस्टिक है। मैं 1977 से चुनाव को, हालांकि बहुत छोटा था लेकिन बहुत अच्छी तरह से समझता था। 1977 से देखते देखते जो है हमारी उम्र जो है अब 58 साल हो गई है। मैं चुनाव को बहुत करीब से, बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक ये बात है कि अगर कोई बड़ा नेता की बात अगर मान लीजिए नहीं सुनी जा रही, तो आप अगर वो जीत भी जाते तो आप हाईकोर्ट में अपने साक्ष्य सबूतों के साथ चले जा सकते हैं। उनका कैंडिडेचर, उनका जो मानता है वो सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए केवल जो भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें इस तरीके से सार्वजनिक रूप से जो उंगली उठाना, उसको मैं उचित नहीं मानता हूँ। कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, वहां पे जो है वरिष्ठ लोग रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक का उसका एक संसदीय इतिहास है और तमाम बातें हुई हैं, इमरजेंसी के दौरान हुई है, आदि इत्यादि हुई है। ऐसे में इस तरीके की इन बातों को प्रकरण में लाना मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। ठीक है, आपने अपना काम किया, उधर किया, उन्होंने नहीं किया। अगर बहुत ज्यादा पानी सर से ऊपर उठता है तो आप उसके बाद जो है, चुनाव के बाद भी जो है आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। अपने अगर आपके पास साक्ष्य है, आपके पास सबूत है, तो मुझे पूरा विश्वास है भारतीय संविधान में वो जो है एक्शन लेगा। ठीक है, ठीक है। मैं रामजीवन जायसवाल जी, बहुत ही कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। आप भी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल तो नहीं खड़ा करना चाहते? मैं बता दूं आपको, ये उस पार्टी के लोग बोल रहे हैं जो लोग 70 साल इस देश में शासन किए। 70 साल अभी की बात कीजिए ना, ये लोग 70 साल लोगों ने शासन किया है, 80 साल 50 साल पूरी तरीके से लगा है कि आप अभी की बात कीजिए रामजीवन जायसवाल जी। बौखलाहट में ये ईडी पर भी सवाल उठा सकते हैं, चुनाव आयोग पर भी उठा सकते हैं। कल को ये ईवीएम मशीन को भी हैक करने की बात करेंगे, सारा कुछ करेंगे, क्योंकि लगता किसी तरीके से सत्ता में आने वाले नहीं। संवैधानिक प्रक्रिया हमने कंप्लेंट करी, उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, हम यही तो मांग कर रहे हैं। ईवीएम की कहाँ बात आ गई अभी?
अभी आप सब्जेक्ट पे बात कीजिए ना। तो सब्जेक्ट पे बात आ रही को आपने तो संविधान आयोग की से बात लिखा है। कीजिए ना। अगर हमने चुनाव आयोग में कोई आनंद जी, कार्रवाई की आयोग है तो या कोई आपके कंप्लेंट की है तो उस पर सिस्टम पे कार्रवाई कब क्यों नहीं हो रही है? है आयोग समझता है इस बात कि आयोग अब नहीं आ रहा है, काम कर रहा है, तो ले जाइए हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस तरीके जब से तक तो जैसे चुनाव खत्म हो सवालिया जाता है आप ना, उठा ये तो देते हैं भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती आयोग है। पर। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है ठीक कि है। आप कार्रवाई मुझे करो, लग जब रहा है तक चुनाव घोषणाओं आगे का बढ़ जाता विषय है, भी फैसला बहुत ही 5 साल लंबा में हो है, जाता बहुत बिंदु है, इस पे बात करने के लिए अलग से 1-2 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब घोषणाओं आप की बुलाइए बात आई मैडम तो भोपाल, हम आके सामने आपने बात करेंगे। आनंद जी ने तो चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़ा कर दिए। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में जितनी जांच एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, अगर वही पूरी एक तरीके से खराब है तो फिर जनता तो बर्बाद हो जाएगी पूरी तरीके से, एक तरीके देखा जाए तो। ठीक है, मैं यहाँ पे चर्चा को विराम देना चाहूंगी। आलोक सोती जी बहुत बहुत धन्यवाद, रामजीवन जायसवाल जी आपका भी, आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वोट पर 17 को वोटिंग है और 3 दिसंबर को चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। देखना ही होगा कि जनता किसको चुनती है। हालांकि सारी चीजें, सारी पार्टी जो है अपनी घोषणाएं करके तैयारियों में जुटी हुई हैं। जनता किसको पसंद करती है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।